नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कन्नौज में सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो गया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लाव लश्कर के साथ नामांकन किया और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। वहीं बीजेपी के सिटिंग सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी भारी लाव लश्कर के साथ नामांकन समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोकेंगे, वहीं बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक भी चुनावी पुकार भरेंगे। ऐसे में यहां का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के दामाद को कन्नौज सीट पर प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन समीकरण बदले और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ राम गोपाल समेत कन्नौज के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने के पीछे यह कहा जा रहा है कि यहाँ के कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को ललकार भी लगाई थी और मांग किया था कि वह यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव ने भी बीजेपी प्रत्याशी की ललकार को सुनते हुए और स्वाभिमान को देखते हुए भी यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया। वहीं सुब्रत पाठक ने भी भारी लाव लश्कर के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया और सुब्रत पाठक ने सपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद, सांप्रदायिकतावाद और दंगा फैलाने वाली पार्टी है और जनता यहाँ से सपा प्रमुख यानी अखिलेश यादव को सबक जरूर सिखाएगी। फिलहाल जिस तरह से समीकरण यहाँ पर दिख रहा है, अब यहाँ पर लड़ाई कांटे की टक्कर के साथ होगी और कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने के चलते कन्नौज सीट काफ़ी हॉट सीट भी बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जुबानी जंग तेज होने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही संबोधित किया और अपनी जीत के लिए लोगों से समर्थन मांगा। वहीं सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि इस कांटे की टक्कर में कन्नौज सीट पर विजय किसकी होती है, किसका विजय रथ आगे निकलता है, यह समय ही बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान सुखपाल यादव भी नजर नहीं आए। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। 2024 के रण का आगाज हो चुका है। अमेठी सबसे हॉट सीट मानी जाती है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार स्मृति ईरानी को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं स्मृति ईरानी लगातार अमेठी क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका दौरा चल रहा है, जगह जगह सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो गांधी खानदान पर हमलावर हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 27 तारीख को राहुल गांधी अमेठी आ सकते हैं और 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर अमेठी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी के रूप में उनके नाम पर आखिरी मुहर लगा सकती है। अब देखना ये होगा कि दो बड़े प्रत्याशी, दो बड़े चेहरे
अमेठी में आमने सामने होंगे। ऐसे में क्या कुछ होता है 20 मई 2024 को, क्योंकि 20 मई 2024 को अमेठी में मतदान होना है। ऐसे में ये देखना होगा क्या कांग्रेस अपने गढ़ को वापस ले पाती है या राहुल गांधी यहाँ से अपने कांग्रेस गढ़ को बचा पाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी में दूसरी बार कमल खिलाने में स्मृति ईरानी कामयाब हो सकती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। यूपी में दूसरे चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल यानी कि कल होना है। चुनाव को लेकर पहले से तैयारियां की गई हैं और अब चुनाव कराने के लिए जो पोलिंग टीम होती है, जो चुनाव को संपन्न कराती है और मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करती है, वो टीमें अपने अपने जो वहाँ के कार्यालय बने हैं प्रशासनिक वहाँ से अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो गई हैं। जो भी एक टीम में जितने भी लोग होते हैं, पीठासीन अधिकारी से लेकर और जो भी उनकी टीम होती है, और जहाँ भी जिसकी ड्यूटी लगी है वह सरकारी वाहन से उस बूथ पर पहुँच रहा है। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और ये दूसरे चरण का मतदान है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बुलंदशहर में दूसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में दूसरे चरण का मतदान अब 26 तारीख को होना है, जिसकी तैयारी बुलंदशहर पुलिस में लगातार की जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पोलिंग पार्टी जो रवाना होने लगी है। यहाँ से मंडी क्षेत्र में है, मंडी में आए हुए हैं। यहाँ से जो पोलिंग पार्टी है, पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी हैं, वो यहाँ से अब अपने अपने जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जहाँ उनको तैनात किया गया है, वो यहाँ से रवाना होने शुरू हो गए हैं। बुलंदशहर से लगातार जो 2800 से कुछ अधिक बूथ बनाए गए हैं, 151 सेक्टर में बुलंदशहर को बांटा गया है। वहीं संवेदनशील अति संवेदनशीलों में विशेष निगरानी की जा रही है। अर्धसैनिक बल और पीएससी के जवान, सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, और लगातार जहां ड्रोन कैमरे हैं उनसे भी निगरानी की जाएगी। वहीं अधिकारियों की बात करें तो डीएम एसएसपी स्वयं निगरानी बनाए हुए हैं। वो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और लगातार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, किसी भी तरह की मतदान में कोई किसी तरह की चूक ना हो पाए। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण में चुनाव होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम। लोकसभा के दूसरे चरण में कल जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और इस वक्त मैं जम्मू के बिश्ना कंट्रोल रूम के बिल्कुल जो है वो बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर लगभग 139 जो है वो पोलिंग स्टेशन है और यहाँ से टीमें जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। आपको बताते चले तो ये कंट्रोल रूम जो बिश्ना बनाया गया है, इसके अंतर्गत लगभग 139 जो है वो पोलिंग बूथ इसके अंदर आते हैं और सुबह से ही टीमें जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं अपने पोलिंग स्टेशन की ओर। और सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। एक तरफ आईटीबीपी, सीआरपीएफ और पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात है। और आप इन लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस रास्ते को जो है वो पूरे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है इसे बंद किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। और पीछे भी अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लगभग 139 पोलिंग स्टेशन है और यहाँ से गाड़ियां जो हैं वो सुबह से ही यहाँ से रवाना हो रही हैं और अपने अपने पोलिंग बूथ पर जो है वो पहुंच रही हैं। तो हमारी टीम जो है वो लगातार जो है दूसरे चरण के मतदान पर जो है वो यहाँ से लगातार आपको कवरेज दिखाएगी। और अभी फिलहाल जो है लगभग 139 जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर टीमें रवाना हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस न्यूज, जम्मू कश्मीर। हमीरपुर में लोकसभा चुनाव से पहले सवालों में घिरते हुए नजर आए सांसद। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता।
हमीरपुर से बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी एक गांव का है जहां पर ग्रामीणों के बीच ये जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। उसी बीच ग्रामीण इनको घेर लेते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं कि आपने इन 10 सालों में क्या कार्य किया, किन मुद्दों पर कार्य किया। लेकिन जो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल है वो नाकाम रहे और ना ही किसी बात का जवाब दे पाए। और जो उनके साथ कार्यकर्ता थे वो पब्लिक को हटाते दूर नजर आते, नजर साफ दिख रहे हैं उस वीडियो पर। और जो जनता उनसे पूछ रही थी कि ये बताइए आपने इन 10 सालों में क्या कार्य करा है। और इससे पहले भी जो हमीरपुर के सांसद रह चुके हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उनसे जब जनता अगर कभी बात करना चाहती है तो उनका फोन भी नहीं उठता, ना ही कभी जनता के बीच में आते आएंगे। और जो ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, विपक्षी पार्टी भी इस वीडियो काफी तेजी से वायरल कर रही है। और जो वीडियो है ये किसी एक गांव का है और वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही किस गांव का है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। केसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न मामले में सांसद ब्रिजभूषण ने एक बड़ा बयान दे डाला है। ब्रिजभूषण ने दावा किया है कि चाहे जो भी प्रत्याशी बीजेपी से होगा वह कैसरगंज सीट पर 5 लाख वोटों से जीतेगा। वहीं ब्रिजभूषण ने यह भी दावा किया है कि 99.9% टिकट उन्हें ही मिलेगा। आपको बता दें कि कैसरगंज सीट के सांसद ब्रिजभूषण महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सुर्खियों में चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने बड़बोलेपन को लेकर अक्सर सांसद ब्रिजभूषण चर्चा में रहते हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अभी तक उनका टिकट होल्ड रखा है। लेकिन एक बार फिर से कैसरगंज सीट के सांसद ब्रिजभूषण ने बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी कैसरगंज सीट से लड़ेगा तो वह 5 लाख वोटों से अधिक जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रबल इच्छा जताई है और कहा है कि बीजेपी उनका टिकट नहीं काटेगी। उन्होंने ऐसा कयास लगाया है। फिलहाल जिस तरह से सांसद ब्रिजभूषण के टिकट को लेकर लगातार कयासों का बाजार गर्म है और एक बार फिर से सांसद ब्रिजभूषण ने चर्चित बयान दे डाला है। ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी हाईकमान सांसद ब्रिजभूषण का टिकट पक्का करेगी या फिर महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न और बड़बोलेपन को लेकर सांसद का टिकट कटता है, यह समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सांसद ब्रिजभूषण पूरी तरह से अपने चुनाव लड़ने को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर ब्रिजभूषण यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते या फिर बीजेपी की तरफ से उनका टिकट काटा जाता है तो इसका असर कई अगल बगल की सीटों पर पड़ेगा। फिलहाल बीजेपी काफ़ी फूक कर कदम रख रही है और खासकर सांसद ब्रिजभूषण के मामले में बीजेपी काफ़ी सजग भी दिख रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सांसद ब्रिजभूषण अपने को चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ से उनका टिकट पक्का किया जाता है, यह नहीं, यह समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राजस्थान में फोन टैपिंग के बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले ही एक नया सियासी समीकरण खड़ा हो गया, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कल एक बड़ा खुलासा करते हुए फोन टैपिंग को लेकर साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर भी अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर निशाना साधा।
इस बीच उनके टारगेट पर रहे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, और ये सब हुआ लोकसभा चुनाव से पहले, जहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत खुद जालोर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिलने से लोकेश शर्मा ने पूरी बयानबाजी की है। हालांकि सबूतों के आधार पर सिर्फ उन्होंने एक रिकॉर्डिंग सुनाई है, जिसमें भी साफ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस खेमे में बड़ी हलचल नजर आई है, जिसके चलते कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लोकेश शर्मा की ओर से दिए गए बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर राजस्थान के समीकरण बिगड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज रामपांचाल के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए तैयार है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए रण पूरी तरह से सज चुका है। इस निकाय चुनाव के लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से पार्षदों की बैठक लेनी शुरू हो चुकी है, ताकि इस निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके और कम से कम उत्तराखंड के निकायों पर कांग्रेस का कब्जा हो सके। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर भाजपा के उन जुमलों की याद दिलाने का काम यहाँ पर किया, जो चुनाव से पहले भाजपा ने यहाँ पर जनता के सामने रखे थे। और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाजपा की तरह नहीं, बल्कि अब जनता उन वायदों पर काम करती है, उन नारों पर विश्वास करती है जो धरातल पर उतरने का काम करते हैं। कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव के लिए पूरी कमर कस ली गई है। लगातार बैठकें की जा रही है ताकि इस निकाय चुनाव में तैयारी की जा सके और बड़ी जीत हासिल की जा सके। ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में जिस प्रकार से सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और कहा है कि हम निकाय चुनाव तय समय पर होंगे, इन्हीं प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड का जो रण है, जो मैदान है, वो तैयार हो चुका है और जल्द ही चुनाव होंगे। कैमरामैन अश्विन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। 24 के महारण को लेकर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्शन देखने को मिला है। जी हां, दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म के नाम पर जिस तरीके से वोट मांगने की राजनीति आमतौर पर देखने को मिलती है, इसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है। और ये कदम नफरत और धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए एक नोटिस भेजा है। और ये नोटिस किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। और इसमें यह आरोप लगाया गया है कि किस तरीके से नफरत और धर्म के आधार पर जो वोट मांगा जाता है, उसको लेकर के दोनों से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ये दोनों को नोटिस भेजा गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 29 तारीख की जो है वो तय किया। 29 तारीख तक यानी कि दोनों को इलेक्शन कमीशन को अपना स्पष्टीकरण देना है और उसके बाद देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। साथ ये नोटिस जो है दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बार चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने का प्रयास जो है वो कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव प्रचार की घोषणा हो रही थी, तो उस समय भी साफ हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरीके से जाति और धर्म के नाम पर वोट ना बटोरा जाए। और इस बार जो नोटिस भेजा है वो साफ तौर पर दर्शाता है और कहीं ना कहीं इससे उन लोगों को एक संदेश जरूर जाएगा जो बार बार अपने संबोधन में जाति और धर्म की बात करने से बाज नहीं आते। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रयागराज में धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। बाहुबली धनंजय सिंह के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली लंबी बहस के बाद आखिरकार फैसला सुरक्षित कर लिया गया। दरअसल धनंजय सिंह को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके वकीलों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। उसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। बहस होने के बाद इस मामले का फैसला सुरक्षित कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इस मामले में फैसला आएगा। फिलहाल धनंजय सिंह को निचली अदालत से 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसको लेकर के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका दाखिल की थी, उसको चैलेंज किया था और उसी पर सुनवाई हुई थी। धनंजय सिंह की तरफ से कहीं ना कहीं राहत पाने की कोशिश में ये याचिका दाखिल की गई थी। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। चूँकि धनंजय सिंह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते, ऐसे में ये जो सज़ा है उनके लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा।
तो उम्मीद की जा रही है कि जब इस पर फैसला आएगा तभी ये चीज़ें साफ़ हो पाएंगी कि आखिर धनंजय सिंह को जो 7 साल की निचली अदालत से सज़ा मिली है वो बरकरार रहती है या उसमें कोई राहत मिलती है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। दिल्ली में वकीलों को मिली सुप्रीम राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब वकीलों की सहूलियत मिलेगी क्योंकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न केसों की फाइलिंग, लिस्टिंग और अन्य के बारे में जानकारी भेजने के लिए व्हाट्सएप मैसेज सेवा शुरू करने जा रहा है। CJI ने कहा कि ये एक छोटी सी पहल है पर बड़ा असर डालने की क्षमता रखती है। CJI ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेंजर हमारे दैनिक जीवन में एक सर्वव्यापी सेवा रही है और इसने एक शक्तिशाली संचार उपकरण की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंचने के अधिकार को मजबूत करने और न्यायिक प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी IT सेवाओं के साथ व्हाट्सएप को एकीकरण की घोषणा की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जिसका नंबर है 8767687676 होगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड के जंगलों में आग धधक रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। गर्मियों की शुरुआत से ही लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी है। फरवरी से जो फायर सीजन शुरू हुआ था उसमें अब तक 490 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी है। 581 मामले, ये कह सकते हैं कि इन मामलों में जो जंगल का जो हेक्टेयर है यानी 581 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। विभाग को अब तक 12 लाख से ज़्यादा का नुकसान इस वन संपदा के जलने से हो चुका है। अब भी ये कह सकते हैं कि विभाग की जो कार्य योजना है वो धरातल पर उतनी नज़र नहीं आ रही है प्रभावी रूप से जितनी होनी चाहिए थी और अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। ऐसे में अगर विभाग अब भी नहीं चेतता है तो फिर उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जो जंगलों की आग है और बढ़ती हुई नज़र आएगी और विभाग को बड़ा नुकसान हो सकता है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से जंगल हैं, वन संपदा है, ऐसे में बड़ी कीमती होती है और अगर उन वनाग्नि की घटनाओं में संपदाएँ जलकर राख हो जाती है तो फिर सरकार को भी राजस्व के रूप में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही है कि कुछ प्रभु की कृपा हो और बारिश भी हो जाए और जो कार्य योजना धरातल पर विभाग ने बनाई है वो भी सही रूप से इम्प्लीमेंट हो सके तो फिर ये वनाग्नि की जो घटना है वो नियंत्रण पर पाई जा सकती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।